वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोलिजन और ये वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। नाउ कोलिजन से आप क्या समझते हैं? आपके माइंड में आपको आइडिया आ गया कोलाइड करेगी टू बॉडी, तो हमको लगता है ये बॉडी टू कोलाइड कर गई, मीन्स फिजिकली जब दो इंटरेक्ट करें कोलाइड करें तो ही कोलिजन है। ऐसा नेसेसरी है? नहीं। कोलिजन क्या है कि एक तो फिजिकली कोलाइड कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वही कोलिजन है। हो सकता है कि ये ऐसे इंटरेक्ट करके साइड हो गए। कैसा? अगर मान लो एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? रिपल करेगा। कोलिजन फिजिकली होगा नहीं, हो सकता है दूसरे रिपल करके साइड की पाथ चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे एक आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी किया होगा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे आपने देखा कि न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट करके अपना पाथ डेविएट हो गया। तो वो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन यानी वो इंटरेक्शन जिसकी वजह से, यानी वो फोर्स, वो इंटरेक्शन जिसकी वजह से क्या हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स की। दैट इज कोलिजन। नाउ कोलिजन जो है वो थ्री टाइप्स की कोलिजन होते हैं, देख सकते हैं आप। इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब आ जाते हैं हम पहले इलास्टिक कोलिजन, और इसी से डेरिवेशन ही आपको स्टडी करना है। बाकी दोनों की डेरिवेशन स्टडी नहीं करना है, बट न्यूमेरिकली कैसे करना है इनका वो कंसेप्ट आपको बता दूंगा। इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जहां पर लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो आपस में कोलाइड करें, हो सकता है दो पार्टिकल कोलाइड करो, 3 हो, 4 हो, एन पार्टिकल्स हो, तो वेयर द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व, मीन्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन विल रिमेन सेम। टोटल मोमेंटम, इंडिविजुअल नहीं, टोटल मोमेंटम विल रिमेन सेम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। एंड वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो है ही, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात हम यहाँ कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व, मीन्स बिफोर कोलिजन अगर टू बॉडीज की जो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, आफ्टर कोलिजन भी टोटल काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी। दैट इज लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व इन द इलास्टिक कोलिजन। मीन्स अगर मैंने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, वो ग्राउंड पे हिट करके सेम हाइट तक रिबाउंस हो जाए ड्रॉप करने पे, तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा उस बॉल और उस फ्लोर के बीच में। लेकिन ऐसा होता है ना? ऐसा 100% तो नहीं होता, यानी कोई भी कोलिजन 100% इलास्टिक नहीं होगा। ठीक है, उसके आसपास हो सकता है। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन पे आते हैं, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व यहाँ रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी वो हीट साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं रहेगी, यानी आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी टोटल डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, मींस साउंड या हीट के फॉर्म में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, यहाँ भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। here also linear momentum conserved, that means in the all type of collision linear momentum is conserved, but kinetic energy also kinetic energy is not conserved here। तो आप सोचेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी कंजर्व नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज या थ्री बॉडी, जो भी ये बॉडीज इंटरेक्ट कर रही है, वो कोलाइड करने में क्या होंगी? स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, यानी अब वो सेपरेट नहीं होंगी। यहाँ पे कोलिजन के बाद सेपरेट हो सकती है, यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगी, यानी आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम डेरिवेशंस की तरफ कि इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन को स्टडी करते हैं। उसी में आपको आइडिया लगा दूंगा, बता दूंगा कि न्यूमेरिकली इलास्टिक पे क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि लेट की टू ये बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है, इसका मास m1, ठीक है, और इसकी इनिशियल स्पीड कुछ u1 है, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वन डायमेंशन। अनदर बॉडी मास m2 एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ओके, दैट इज बिफोर कोलिजन। दिस इज बिफोर की बात करें, कोलिजन की बात करें बिफोर कोलिजन, और मान लेते हैं कि u1 इस समय u2 से ग्रेटर है, तभी एक दूसरे से कोलाइड करें। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन जो यहाँ पे होना है कि m1 मास की जो बॉडी है उसकी स्पीड कोलिजन के बाद चेंज आएगी, u1 से v1 हो गई, और m2 की
v2 हो गई, दैट इज आफ्टर कोलिजन। दिस इज आफ्टर कोलिजन मीन्स आपको क्लियर नजर आ रहा है कि बिफोर कोलिजन मास m1 स्पीड u1, मास m2 स्पीड u2, आफ्टर कोलिजन मास m1 भी रहा बट स्पीड v1 हो गई और ये m2 मास स्पीड v2 हो गई आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाना है, मैंने क्या कहा, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, यानी अकॉर्डिंग टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू LM दैट इज कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट में लिखते हैं कंजर्वेशन, शॉर्ट में कंजर्वेशन, LM मीन्स लीनियर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या होगा m1 u1, चाहे वेक्टर फॉर्म में लगा दो वेक्टर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। तो इसको और मॉडिफाई करते हैं, वन वाला टर्म एक तरफ लाते हैं, तो आप देख सकते हैं m1 u कॉमन लेके u1 माइनस v1 हो जाएगा और यहाँ पे m2 भेजते हैं m2 कॉमन लेकर के v2 माइनस u2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट कर लिया। अब आप चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए बिफोर कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं हाफ कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, और अगर वन वाले टर्म एक तरफ लाएंगे तो हाफ कैंसिल करने के बाद m1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ ले आएंगे तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और m2 वाला टर्म उधर जाएगा तो m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, ये फर्स्ट ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को, ये कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से आया, ये कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी से आया। ये तब था जब इलास्टिक कोलिजन था, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता, इन इलास्टिक होता तो ये तो होता बट ये नहीं होता, इसमें क्या हो जाता, ये ग्रेटर हो जाता, तब इक्वल टू नहीं होता। ठीक है, और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो ये तो ग्रेटर होता, लेकिन v1 v2 कॉमनली v लेते क्योंकि आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक टुगेदर एंड सिंगल स्पीड यानी एक कॉमन स्पीड से वो मूव करते, तब हाफ m1 प्लस m2 और v स्क्वायर कॉमन होता, तो तब होता है। यहाँ पे फिलहाल इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू लगा रहा हूँ, इस तरह न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है। तो नाउ अब आप देख सकते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट फॉर द इलास्टिक कोलिजन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे आपको दिखेगा कि m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर अपॉन u1 माइनस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन v2 माइनस u2। अब आप देख सकते हो कैंसिल क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी लेंगे तो ए माइनस बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए प्लस बी वाला फॉर्मूला दैट इज u1 प्लस v1 और यहाँ v2 प्लस u2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये क्या आया, ध्यान से देखो, u1 माइनस u2 क्या कहेंगे, इन दोनों की स्पीड के डिफरेंस को क्या कहेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो ये u1 माइनस u2 क्या है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होता है ना फॉर्मूला, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, किस स्पीड के साथ वन वाला टू की तरफ जा रहा है अप्रोच, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। एंड व्हाट इज दिस रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, आफ्टर कोलिजन सेपरेट होगा। यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया एक तरह से, फॉर द इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच को रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सिर्फ इलास्टिक के लिए होगा ऐसा, बाकी के लिए नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऐसा होता है फॉर द इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे एक नया टर्म बता रहा हूँ, ई इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये होता क्या है, तो बिफोर कोलिजन कुछ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच है, आफ्टर कोलिजन कुछ रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, और इलास्टिक तो दोनों इक्वल, लेकिन अगर इन इलास्टिक है परफेक्ट इलास्टिक तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच, अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब आप देख सकते हो इलास्टिक कोलिजन के लिए दोनों इक्वल, तो रेशियो क्या आएगी 1, यानी इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। इन इलास्टिक के लिए क्या होगी कि इन इलास्टिक के लिए आफ्टर कोलिजन एनर्जी लॉस हो जाएगी,
तो वो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन कम हो जाएगा, यानी ये रेशियो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। और फॉर द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कोलाइड करने के बाद सेपरेट ही नहीं होगी, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0, और 0 कौन समथिंग, 0 मीन्स फॉर द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज 0। ये कंसेप्ट है आपका, जो कि डेरिवेशन और ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ओके क्लास, थैंक यू।